तो वही हमारे साथ अर्थशास्त्री शंभू भद्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। शंभू भद्रा जी, आज पहला प्रश्न आपसे यही करना चाहूंगी, आपसे कुछ ही देर में अंतरिम बजट पेश होना है। देश की अर्थव्यवस्था पर अंतरिम बजट का कितना असर पड़ेगा? देखिए, अंतरिम बजट नाम ही है अंतरिम बजट। तो हर बार जो लोकसभा का चुनाव वर्ष होता है उसमें अंतरिम बजट पेश किया जाता है। जी। लेकिन इस अंतरिम बजट में आपको, चूंकि चुनावी वर्ष है, तो अर्थशास्त्र भी देखने को मिलेगा और राजनीति भी देखने को मिलेगी। दोनों का एक संगम होगा, क्योंकि सरकार को जाना है लोकसभा चुनाव में। तो माना जा रहा है कि जो ज्ञान है, चार जो स्तंभ राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चार प्रमुख क्षेत्र का स्तंभ का जिक्र किया है, जिसमें युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, उसके बाद कृषि है, और ये चार जो क्षेत्र है इन उसको ज्ञान कहा गया है। तो ज्ञान पे फोकस रहेगा और बजट में इन चारों क्षेत्रों को कोशिश की जाएगी कि उसको कैटर किया जाए, उसके विकास के लिए, उसको लाभान्वित करने के लिए फोकस किया जाए। ये निश्चित है कि अंतरिम बजट है तो इसमें बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने इससे पहले अपने बयान में कहा है कि अंतरिम बजट को ज्यादा आप शानदार बजट के तौर पे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लोक लुभावन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सरकार का जो आर्थिक आंकड़े जितने हैं, चाहे जीडीपी ग्रोथ का है जो कि पिछले 2 तिमाही में 7.5% से ज्यादा रहा है, अगला जो तिमाही है उसमें भी अच्छा ग्रोथ मिलने की संभावना है। तो जो सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार है, सरकार के पास जितने भी आंकड़े हैं, जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा है सरकार का, वो कंट्रोल में है। तो यानी आर्थिक सिनारियो जो देश का है वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ है, और इसलिए बजट में सरकार बहुत ज्यादा देने के मूड में नहीं होगी, लोक लुभावन बनाने की कोशिश नहीं होगी। जो एक हार्ड बजट है कि देश की तरक्की के लिए क्या जरूरी है, किस सेक्टर को हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हाल ही में जो यूएन की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से शंभू भद्र जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सतीश बंसल जी भी जुड़ गए, टैक्स विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आगामी चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मोदी कैबिनेट का ये आखिरी बजट होगा जो कि पेश होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से रिबेट इस अंतरिम बजट में देती हुई नजर आएगी, क्योंकि मोदी कैबिनेट का ये आखिरी अंतरिम बजट होगा जो पेश होता हुआ नजर आएगा चुनावों से पहले। देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। ये सरकार का ये आखिरी बजट है और व्यापारियों को पीछे भी आज सरकार को 10 साल होने को हो रहे हैं, पहले भी कोई बहुत ज्यादा व्यापारियों को उम्मीद नहीं है। क्योंकि जो छोटा व्यापारी है, पीछे भी कितना बजट जो आया उसमें व्यापारियों को, जो छोटा व्यापारी है, सरकार ने अभी तक कुछ दिया नहीं है। उल्टा जो जीएसटी का उसका मामला है उनको जटिल किया है। अभी हाल में मैं आपको बता दूं कि एक वो बिल लेके आया 43B, जिसके अंदर व्यापारियों को ये बोला गया है कि इसमें जो पेमेंट है एक दूसरे की वो 15 दिन से 45 डेज के अंदर एमएसएमई के अंदर की जाए। जो छोटा व्यापारी है जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ की है, तो इस जीएसटी को जो जटिल कर रही है छोटे व्यापारियों को बहुत ज्यादा इससे परेशानी है। और पीछे भी हमने देखा है, ये जो सरकार है ये कारपोरेट घराने की, पैसा है देश में, लेकिन उस पैसे का सिर्फ 5-7% लोगों के पास ही है, उन्हीं को रियायत दी जाती है। छोटे व्यापारियों को रियायत के नाम पे कुछ नहीं है। तो जब तक आप छोटे व्यापारी को बूस्ट नहीं करेंगे तो जब तक देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगी। और दूसरा, हमारी ये भी मांग है कि
जो जैसे किसानों को कोई भी आपदा आ जाए, ओलावृष्टि आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो किसानों को सरकार कुछ ना कुछ इंसेंटिव देती है उनको, लेकिन व्यापारियों को कुछ नहीं है। व्यापारियों की इंडस्ट्री कोई चाहे आगजनी हो जाए या कोई नुकसान हो जाए, तो छोटे व्यापारी के लिए इस सरकार ने कभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं किया है। तो हमारी मांग है कि कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर क्या करेंगे, अब ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। शंभू भद्र जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अर्थशास्त्र पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। शंभू भद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से लगातार बताया जा रहा है कि भारत की जो फिलहाल विकास दर है वो 7% है, 7% से ज्यादा ही बताया जाता है, लेकिन दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा और सरल भाषा में समझाएं कि किस तरह से भारत इस वक्त जो है विकास कर रहा है, और जो ये बजट है इसका कितना प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देखिए, निश्चित रूप से बजट से ही आपके अर्थव्यवस्था की दिशा तय होती है कि अर्थव्यवस्था अगले एक साल में हम कहाँ लेके जाएंगे। क्योंकि ये अंतरिम बजट है तो ये जून तक के लिए है, अगला जो मेन बजट है वो जुलाई में पेश होगा नई सरकार बनने के बाद। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की जो अभी स्थिति है उसमें अगर जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे तो जो वित्त वर्ष 23-24 रहा है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल से लेके और फिर दूसरे क्वार्टर, दोनों क्वार्टर में 7.5% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रही है। तीसरे क्वार्टर जो दिसंबर वाला होगा उसका अभी आना है आंकड़ा, और ये जनवरी से मार्च का जो चौथा क्वार्टर होगा उसका भी अभी आंकड़ा बाद में आएंगे। तो यानी कि उम्मीद की जा रही है कि जो इस बार जीडीपी ग्रोथ है ईयरली 23-24 का, वो 7% से ऊपर ही रहना है। और जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे आईएमएफ है, ये सब 6.7 के आसपास भारत का एक्सपेक्टेशन रखा है कि ये ग्रोथ रहेगा। तो एक तो अगर जीडीपी का ग्रोथ मान लीजिए हाई लेवल पे है, दूसरी बात की भारत की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, जितने भी इंडिकेटर है, चाहे मान लीजिए कि विदेशी मुद्रा भंडार है 600 अरब डॉलर से ज्यादा है। भारत ने 10 साल में, अभी जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भारत ने 10 साल में लगभग 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वो सभी अब नियो मिडिल क्लास कहलाएंगे जो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो निश्चित रूप से बजट में जितनी भी घोषणाएं होंगी, चाहे महिलाओं के लिए होंगी, चाहे गरीबों के सामाजिक क्षेत्र के लिए होंगी, चाहे युवाओं के लिए होंगी, चाहे किसान के लिए होंगी, उन सबके घोषणाओं से उन लोगों, उन वर्ग का विकास होगा, उस क्लास का विकास होगा जिस क्लास के लिए घोषणाएं की जाएगी। क्योंकि अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो मुझे लगता है कि खासकर जो नए क्षेत्र है, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी पे सरकार का फोकस रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सरकार का फोकस रहेगा, एजुकेशन सेक्टर के लिए सरकार कोशिश करेगी कि चूंकि एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो खास करके हायर एजुकेशन के क्षेत्र में चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो उसमें सरकार का फोकस रहेगा। जो न्यू क्षेत्र है, जहां जो डिजिटल इकोनॉमी भारत की अभी दुनिया में सबसे बड़ी है, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी कहा है कि भारत की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटल लेन देन है, दुनिया में कई विकसित देशों से ज्यादा हो रहा है भारत का लेन देन। तो सरकार का फोकस डिजिटल इकोनॉमी को आगे ले जाने पे होगी। आरबीआई क्रिप्टो का प्लान कर रही है, क्रिप्टो करेंसी लाने का, तो बजट में कुछ क्रिप्टो के लिए कुछ रोड मैप हो सकता है कि क्या हो सकता है, क्या किया जाए, क्रिप्टो करेंसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आरबीआई डिजिटल मुद्रा लाने की जो बात चल रही है, तो डिजिटल मुद्रा के लिए इस बजट में आप रोड मैप देख सकते हैं। तो चूंकि चुनाव है तो एक राजनीति ये रहेगी कि जो हर एक वर्ग के लिए कुछ न कुछ लगे कि अनाउंसमेंट है। अर्थशास्त्र ये है कि इसमें कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो कि आर्थिक रूप से सरकार पे बोझ पड़े। सरकार चूंकि सरकार का सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, और अभी आपने देखा कि 10 साल में सरकार पे कर्ज भी बढ़ा है। जो भारत सरकार पे जो कर्ज है वो भी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो सरकार के पास निश्चित रूप से कोशिश ये की जाएगी कि बजट में कोई भी ऐसा फैसला ना हो जो सरकार का बोझ बढ़ाए। लेकिन क्योंकि बुनियादी ढांचा विकास से रोजगार सृजन होगा,
तो बुनियादी ढांचा पे सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास पीछे से चल रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा, उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश की जाएगी। जी, सतीश बंसल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर जीएसटी नेट को लेकर क्या कोई विस्तार किया जा सकता है? भाई, जीएसटी जो स्लैब है, क्या उसे इजी करती हुई सरकार नजर आएगी? क्योंकि जीएसटी को लेकर अक्सर चर्चा होती हुई बीते बजट में भी ज्यादा नजर नहीं आई, तो क्या इस बार को चर्चा जीएसटी पे होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, मैं 2-3 आपको बुनियादी बातें बताऊंगा जी। और जो व्यापारियों के लिए, और मैं आपको बता दूं कि मैं जो व्यापारी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, जिनकी टर्नओवर 10-20 करोड़ रुपए है। मैं कारपोरेट घरानों की बात नहीं कर रहा, जिनका के कोविड टाइम के अंदर भी ग्रोथ बढ़ी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और ये तभी संभव है, देश की इकोनॉमी का अभी जो ग्रोथ रेट चल रहा है वो 5.4 चल रहा है। मैं आपको बता दूं क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में 8.1 था। और बात करते हैं ये 10 ट्रिलियन की। 10 ट्रिलियन के लिए ग्रोथ रेट 15% चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब तक सरकार छोटे व्यापारियों को बूस्ट नहीं करेगी, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। उसमें सरकार एक चीज बताइए, भी कारपोरेट घरानों के तो आपने 11 लाख करोड़ रुपया जैसे आपने राइट ऑफ कर दिया, और छोटे व्यापारियों के साथ क्या हो रहा मैं वो बताना आपको चाहता हूँ। सपोज करो किसी ने 2 करोड़ रुपए का लोन 2021 में लिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और पिछले साल 5 बार रेपो रेट बढ़ा है। जो वो 2 करोड़ रुपए का लोन उसने 180 महीने में चुकाना था, वो 3 साल के बाद वो 225 महीने उसके घटने की बजाय वो 225 हो गया है। तो आप छोटे व्यापारियों के साथ जो ये बर्ताव कर रहे हैं, इससे जब तक उनको बूस्ट आप नहीं करेंगे तो देश की ग्रोथ बढ़ ही नहीं सकती। और दूसरा, आप एक चीज बताइए, पिछले साल आपने ये छोटे व्यापारियों को पीएमएलए के अंदर डाल दिया, ईडी के अंदर। आप इनकी समस्याओं को जटिल करते जा रहे हैं। आपको छोटे व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए अगर इस देश के अंदर ग्रोथ लेकर आनी है तो। जी, अंतरिम बजट पर चर्चा लगातार जारी है। संसद की मंजूरी वाले फैसले इस दौरान शामिल नहीं होते। हमारे साथ शंभू भद्र जी लगातार जुड़े हुए। शंभू भद्र जी, मेरा एक सवाल आपसे है, इस दौरान किसानों को लेकर चर्चा होती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि किसान का वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो सरकार से लगातार नाराज रहा। तो ऐसे में सरकार किसान वर्ग के लिए क्या कुछ करती हुई नजर आई, क्योंकि किसान वर्ग इस बजट की ओर बहुत ध्यान से देख रहा है? देखिए, किसान सरकार के फोकस में है और पीछे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों अपने बयानों में कह चुके हैं कि किसान का जो विकास है वो सरकार की प्राथमिकता है। तो इस बजट में जो उम्मीद की जा रही है कि जो किसान निधि है अभी 6,000 मिल रहा है, उसको 9,000 किया जा सकता है, उसको 50% उसमें वृद्धि हो सकती है, तो सालाना 9,000 किसान निधि की राशि हो सकती है। एक तो ये लग रहा है। दूसरा, जो कृषि सेक्टर के ग्रोथ के लिए पीछे आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो बजट आया था उसमें कृषि सेक्टर में खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात थी, जिसमें शीत भंडार से लेके और तमाम टेक्निकल चीजें होनी थी, उसके लिए सरकार ने ह्यूज अनाउंसमेंट की थी। तो इस बार हो सकता है कि जो उसी क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए सरकार भंडारण से लेकर के और जो लॉजिस्टिक है उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार कुछ कृषि सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट करे। ये हो सकता है। कुछ ऐसे अनाज है जो कि अभी सरकार जो एमएसपी के रेट पे नहीं खरीद रही है। पीछे आपने देखा होगा कि एमएसपी को लेकर कानून को लेकर के किसान आंदोलन से लास्ट में जब खत्म हुआ था तो इसमें ये सरकार ने आश्वासन दिया था कि एमएसपी के लिए हम कानून लेके आएंगे। तो हो सकता है कि एमएसपी पे नया ऐलान हो, नए अनाज को भी, जीन्स को भी शामिल किया जाए। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और जीएसटी को लेकर के जो अभी कल जो आंकड़ा आया है
कि 1.73 लाख करोड़ जीएसटी का कलेक्शन है। कल ही आंकड़ा आया हुआ है। तो जीएसटी रिकॉर्ड सरकार के लिए कलेक्शन है। तो इसमें देखिए, जीएसटी के लिए बजट के भरोसे कुछ नहीं रहने वाला है। जीएसटी में समय समय पर सरकार अमेंडमेंट करते रहती है, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती है, जैसे जैसे डिमांड आती है कि जीएसटी के रेट को कम किया जाए, जीएसटी के रेट को सिंपल किया जाए, जीएसटी के सिस्टम को सिंपल किया जाए। और सरकार के फोकस में स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री जो है, जो मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है, वो सब है। तो सबको राहत देने के लिए जीएसटी में उम्मीद है कि जो उसको सरलीकरण किया जाएगा, कुछ जो हाई रेट है उसको कम किया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर की डिमांड है कि 18% से 5% पे लाया जाए जीएसटी को। तो ये सारे चीजें हैं जो हमें बजट में देखने को मिल सकता है। और चूंकि ये बजट सरकार का एक रोड मैप ही होगा, यानी कि हम इस साल क्या करने वाले हैं। और आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि पिछले 5-7 साल से क्या हुआ है कि जो बजट का जो टारगेट है सरकार 3 साल के लिए रख रही है, 5 साल के लिए रख रही है, 10 साल के लिए जो अनाउंसमेंट होता है वो 10 साल के लिए रख रही है। कभी अभी विकसित भारत का है 25 साल का टारगेट है। जो सालाना बजट का जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा कम भी हुआ है अभी हाल के वर्षों में। आप इस साल भर के लिए कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं देखेंगे। लंबे समय के लिए इकोनॉमी के दीर्घकालिक, इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में कैसे आगे लाया जाए, इकोनॉमी के लॉन्ग टर्म का डेवलपमेंट क्या हो, हमारा रोड मैप क्या हो, उस पर फोकस ज्यादा रहता है। तो बजट में उसी का रोड मैप आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल शंभू भद्र जी, और हमारे साथ विदित अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बजट विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर विदित जी। और पहला प्रश्न आज आपसे यही कि आपसे कुछ ही देर में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश होना है। किस तरह की उम्मीदें इस बार के बजट से आपको हैं? किस तरह का बजट इस बार हो सकता है? I can feel that India is going through a very strong economic base, and I want to say कि मैं कुछ स्टैट्स प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि जिससे हमें पता लगे कि पहले हमारा क्या जीडीपी था, क्या था, तो उसके बेसिस पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जैसे हमारी जीडीपी जो हमारी एक टाइम पे 10 साल पहले हमारी 1.9 ट्रिलियन डॉलर हुआ करती थी, अब नाउ अब वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर पे हो चुकी है। और हम 2030 में इसको अभी करंट 3.7 है और हम उसको अगले 4-5 साल में और 7 ट्रिलियन देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस हिसाब से हमारा इकोनॉमी जो जा रहा है उस हिसाब से गवर्नमेंट को, जो भी अपना ये इलेक्शन का टाइम है, तो वो उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट हमें दें। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अब जैसे अब हम बात करें कि इंडिविजुअल लेवल की, जो हमारी आईटीआर लेवल की है, जो पहले सिर्फ 3.25 सीआर लोग आईटीआर भरते थे, अब 8.25 सीआर लोग आईटीआर भर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हाँ, इंडिया किस ग्रोथ पे जा रहा है और उस हिसाब से अब क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो उनके हित के लिए क्या क्या है। आई थिंक दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो। तो अब मैं आपको जैसे बात करना चाहूंगा रियल एस्टेट सेक्टर में या होम लोन की रिडक्शन पे या जो पहले जो गवर्नमेंट जो इतना हम ग्रोथ फैक्टर नहीं देख पा रहे थे लेकिन अब देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी आईटी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी में, एआई में जितनी भी चीजें जो हमें लगता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, हर जगह इनको दे नीड टू ब्रिंग द इंसेंटिव स्कीम्स and that will really help the economy to boost to the next level. I think we are already growing, we are already doing well in terms of what we are expecting. But having said that, अगर ये चीजें और उस ग्रोथ पे ले जाए तो मुझे लगता है we will be a very powerful country, very powerful economy in next coming 5 years. और सिर्फ इधर ही नहीं, रियल एस्टेट सेक्टर के भी अंदर जो अफोर्डेबल और मिड सेक्टर स्कीम में जो गवर्नमेंट ने किया है, जिसके अंदर वो स्पेशल विंडो में स्वामी फंड लेके आए और उसकी वजह से जो पहले जो 22,000 जो होम्स जो काफी हद तक नहीं हुए थे, वो अब मोस्टली बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबल थिंग अब वो सारे उनके निकलने लग गए हैं सारे, एंड दे आर ऑल सोल्ड आउट एज वेल। तो आई थिंक इस जी हेलो
बजट सत्र को लेकर चर्चा लगातार जारी है। हमारे सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करती नजर आएंगी। लोकसभा में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश किया जाना है। वहीं बजट में मध्यम वर्ग को टैक्स छूट की उम्मीद है। तो बिल्कुल अब से कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से कई उम्मीदें जरूर है, हालांकि अंतरिम बजट है और ऐसे में अंतरिम बजट में नीतिगत फैसले शामिल नहीं होते हैं। संसद की मंजूरी वाले फैसले भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में भी किसी तरह का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। तो आज का ये बजट महत्वपूर्ण भी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ी घोषणाएं नहीं होनी है, जिसके संकेत पहले ही वित्त मंत्री दे चुकी हैं। और अभी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिम बजट को मंजूरी दी और उस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथ में मौजूद रही और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर बजट सत्र को लेकर लगातार कवरेज है जारी। तब तक के लिए धन्यवाद।